गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू हैं उसको लेकर आए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पेपर्स आते हैं वो प्रीवियस ईयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया जाता है। तो इससे हम देखेंगे किस तरह के जो क्वेश्चन पेपर है या जो एमसीक्यू है आपके एग्ज़ाम में आता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, यानी जो चिल्ड्रेन में जो डेवलपमेंट होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, किस तरफ से किस तरफ। बताया गया एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ऐसा नहीं होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट नहीं होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट है। जनरल से स्पेसिफिक है, ये राइट है, यानी जो डेवलपमेंट होगा। टो से हेड, यानी पैर से सिर की तरफ नहीं, ये भी उल्टा है। हेड से टो होता है। एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर, ऐसा भी नहीं है। सेंटर से जो होता है यानी बीच से चारों तरफ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी साधारण से विशेष की तरफ जो होता है डेवलपमेंट होता है प्रोसेस। अब यहाँ पे है एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो पढ़ते हैं कि दोनों में से पहले तय कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले जब हम पढ़ते हैं जो कौन सा सेंटेंस सही है, चिल्ड्रेन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड्स देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रेन फ्रॉम लो इनकम फैमिली। तो ये पहला सेंटेंस तो सही है कि चिल्ड्रेन जो ज़्यादा इनकम वाला फैमिली है वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है उसके जो बच्चे हैं वो जो गरीब बच्चों से उसका लाइफ थोड़ा अलग होता है। चाइल्डहुड इज़ नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें से सही ऑप्शन क्या है चूज करना है। तो इसमें से क्या है, जो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए। तो इसमें बताया गया जो वो तो पहला जो रीजन था। दूसरा जो है चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड्स। तो इसका पहला से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, यानी उसका ये एक्सप्लेशन नहीं है। जो हाई या जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत फैमिली है उसके बच्चे जो अलग ज़िंदगी बिताते हैं, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 2, यानी ए तो और आर दोनों ही सही है बट जो आर है उसका सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड लर्नर्स टू ग्रास्प लार्ज थिंग्स सच एज अ बॉल विद हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक अप अ पी यूजिंग पिंसर ग्रैप्स यूज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलुस्ट्रेट। इसका अर्थ हुआ जो लर्नर्स हैं, छोटा एक बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, एक बॉल को तो पकड़ पा रहा है, एक बॉल है, बड़ा सा बॉल है, उसको क्या कर रहा है अपने हाथ से पकड़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है बिफोर लर्निंग टू पिक अप अ पी यूजिंग पिंसर, छोटा चीज़ को क्या कर रहा है अपने उंगली से नहीं पकड़ पा रहे हैं। बॉल को पकड़ लिया लेकिन छोटे छोटे चीज़ को अपने उंगलियों से नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये किस स्टेज को दिखा रहा है या किस तरह का इसमें क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। एक क्या है सेफा लोकोडल है और एक है प्रॉक्सीमोडिस्टल है और एक है इक्विलिब्रेशन है और एक है कंजर्वेशन है। इस चारों का जो अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, जो सेफालोकोडल है इसका अर्थ क्या होगा, ये एक विकास की स्थिति है। इसका मतलब हो गया जो सिर से या पैर की तरफ जो विकास होता है, डेवलपमेंट होगा, उसी को कहते हैं। यानी जब बच्चों का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि बच्चा जो है बॉल को पकड़ पा रहा है हाथ से ही है लेकिन उंगली से उसको नहीं पकड़ पा रहा है, यानी इसका जो हो जाएगा प्रॉक्सीमोडिस्टल, यानी ये एक जो डेवलपमेंट है इसका अर्थ हो गया जो सेंटर से चारों तरफ हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रॉक्सीमोडिस्टल, यानी वो दिमाग से अभी काम नहीं कर पा रहा है, सोचने का काम जो उसका अभी जो क्रिया है, जो कंट्रोल है उसके ऊपर नहीं, यानी बड़ा बॉल को तो पकड़ रहा है, यानी छोटे चीज़ को जो कैसे कंट्रोल करके पकड़ेंगे दिमाग से सोच के, उसमें अभी ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी किस स्टेज में है? तो वो है अभी प्रॉक्सीमोडिस्टल स्टेज में है। नेक्स्ट है अ चिल्ड्रेन लर्न नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है जो चिल्ड्रेन सीखता है, जो ये सारी चीज़ें सीखता है किससे? सिर्फ लिखा है कि पेरेंट्स से सीखता है। ये तो पहला ही गलत है। ये नंबर क्या है आपका? ये गलत है कि सिर्फ वो ये सारा चीज़ पेरेंट्स से ही नहीं सीखता। पेरेंट्स से तो पहले सीखता ही है, शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन उसके बाद वो समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो सभी चीज़ से सीखता है, यानी जितनी चीज़ हैं स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स, यानी पहला गलत हो गया। इसका रीजन दिया गया है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस।
यानी सोशलाइजेशन क्या एक सिंपल नहीं है और ये क्या लीनियर प्रोसेस भी नहीं है कि एक ही लाइन में जो बच्चा है उसका सोशलाइजेशन होगा एक समान से चलता रहेगा। तो लीनियर प्रोसेस नहीं, कभी ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है, कभी कम होता है। यानी जिस समय वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल रहा है या अच्छे विचार उसको मिल रहा है, अच्छा स्कूल में एजुकेशन हो रहा है तो अच्छा सोशलाइजेशन उसका हो रहा है। वहीं पर यदि नहीं हो रहा है तो सोशलाइजेशन का रेट क्या है, कम है। तो उतार चढ़ाव होता रहता है, अर्थात आपका जो ए है और आर है दोनों ही क्या है, गलत है। यानी पहले ही पता चल गया था। हम देखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू, ट्रू तो नहीं है ये दोनों ही। बोथ ए एंड आर ट्रू ये भी नहीं है, तो ए इज ट्रू ये भी नहीं है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, इसका मतलब दोनों ही गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 4। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन इन स्टेज डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड एंड देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। यानी बच्चे जो हैं इस स्टेज में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसको वस्तु याद, जो चीज़ को देख रहा है बार बार उसको याद रहता है कि चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे था, उसको कैसे लाना है, किधर रखा जाता है। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके दिमाग में उस चीज़ का पिक्चर बैठ जाता है। वहीं पे बताया कि बच्चे ये नहीं कर पाते हैं जो एक्शन कैन बी रिवर्स, यानी जो 2 + 3 5 होता है तो 3 + 2 5 होगा, ये उसको पता नहीं होता है। तो ये किस स्टेज में होता है, तो यहाँ पर दिया गया सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल। तो यहाँ पर जो ये सब स्टेज है यहाँ तो बच्चे बहुत बड़े हैं, उसको तो ये सब बहुत पता होता है। कॉन्क्रीट या फॉर्मल स्टेज में बच्चा ये दो, इसमें है सेंसरी और प्री ऑपरेशनल। सेंसरी जो होता है 0 से 2 वर्ष का जो स्टेज है, 4 स्टेज में पहला स्टेज बताया गया था। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 1। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है लेकिन चीज़ों को उल्टा पुल्टा करना नहीं सीख पाते हैं, कि इसका अर्थ यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड, यानी ये बच्चा क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो उसे क्या करना चाहिए टीचर्स को, जब वो टीचर्स क्या है यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। यानी जब टीचर उसको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, शिक्षण दे रहा है उसको, तो बोल रहा है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी बच्चा क्या है बहुत ही छोटा, जब स्कूल जाना सीख रहा है, स्कूल जा रहा है, इस समय का स्टेज है। इसमें क्या है कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल, ये तो सही है। यानी बच्चों को हम लोग क्या है जो मूर्त चीज़ है उसको दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, या कोई वीडियो चला दिया, ऑडियो विजुअल मीडियम जो है उससे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे वस्तुओं को देख करके। वहीं पर यदि बता रहा है कि डिपिक्ट हायरार्चिकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम देख के हम छोटे बच्चों को नहीं बता सकते, वो कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कुछ नहीं समझेगा। गिव अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स टू वर्क अपॉन, अब जो है ही नहीं उसके बारे में हम बताएंगे तो चिंता ही नहीं कर पाएगा या कुछ समझ नहीं पाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 1 ही होगा कि यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड द लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। नेक्स्ट है Which of the following is a correct example of scaffolding? स्कैफोल्डिंग का इसमें से सही क्या जो है उदाहरण क्या है। स्कैफोल्डिंग जैसे आपको बताएगा कि स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। स्कैफोल्डिंग मतलब बच्चे जो मान लीजिए एक काम को कर रहे हैं, उस काम को अब उसके करने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ रहा है, या उसको हम क्लू दे दिए या एग्जाम्पल दे दिए। बच्चा एक बच्चे को मैथ सॉल्व करने के लिए उसको एग्जाम्पल दे दिए कि ये मैथ इस तरह से या इस फॉर्मूला से बनेगा, फिर बच्चा क्या कर रहा है उसको अपने आप बना रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या है, डिक्टेटिंग आंसर टू क्वेश्चंस, सिर्फ डिक्टेट आंसर का जो कर दिया क्वेश्चन का या डिक्टेट कर दिया, तो डिक्टेट ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लू, जहाँ ये है कि उसको हम क्या करते हैं क्लू दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सही है। तो ऑफरिंग मैटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड, रिवॉर्ड देने से उसको हम स्कैफोल्डिंग नहीं कहते हैं। इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, यानी संकेत देंगे, एग्जाम्पल देंगे, जिससे बच्चा क्या होगा उसको सीख कर और आगे अपने खुद से कर पाएगा, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लेव वाइगोस्की बिलीव दैट, लेव वाइगोस्की क्या विश्वास करते थे, लर्निंग इज मियर एब्जॉर्प्शंस नॉलेज, यानी सिर्फ केवल मात्र, यानी इस तरह का जो वर्ड है तो इससे क्या होता है वो सही नहीं है। लर्निंग सिर्फ क्या है नॉलेज का एब्जॉर्प्शन करना ही नहीं है।
लर्नर्स इज ए कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स टू रिवॉर्ड, ये भी नहीं है, रिवॉर्ड के ऊपर ही पूरा रिस्पॉन्स या कंट्रोल उसका नहीं होता है। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स इन अ पैसिव मैनर, नहीं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टीचर को भी एक्टिव होना होता है और बच्चे को भी एक्टिव होना है, तब क्या होता है, नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। यानी पैसिव मैनर में ये ट्रांसफ़र नॉलेज को नहीं किया जा सकता है। तो इसका चौथा आंसर क्या होगा, सही होगा, क्या है, नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, अर्थात इसको क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जो दिया था लेव वाइगोत्स्की, उस पर विश्वास करते हैं। ZPD यानी जितना बच्चा जान रहा है उसके बाद टीचर्स उसको और बताए तो बच्चे के नॉलेज का और विकास हो, यानी एक रेंज को ZPD कहते हैं। सो इसका सही होगा नंबर 4। नेक्स्ट है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहेलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल्स रीजन्स दैट ह्यूमन राइट एंड जस्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉज। तो किस स्टेज में ऐसा करता है बच्चा, जो समाज के जो नियम है उस नियम को तोड़ देता है, यानी उस नियम को किसी कारण से जिससे किसी का फ़ायदा उस नियम को तोड़ देता है। तो बता रहे जो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो स्टेजेज हैं, तो उसके किस स्टेज में, किस लेवल का जो स्टेज होता है उसमें करता है। तो एक दिया गया ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशंस, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो ये ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट इसके कारण नहीं होता है, जो आज्ञा पालन करेगा और जो पनिशमेंट मिलेगा, ये तो बहुत छोटा बच्चा होता है, वो समाज के नियमों को नहीं तोड़ता है। जो पनिशमेंट का जरूरत है छोटे बच्चों पर ही लागू होता है लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार। इसके बाद है गुड बॉय और गुड गर्ल, इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा जो प्रशंसा पाने के लिए करता है, यानी अच्छा काम करता है, उसको जिस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है वही चीज़ को क्या करता है, बार बार करता है, यानी यहाँ वो समाज के नियमों को नहीं तोड़ेगा। ये स्टेज आता है आपका जो 5वां स्टेज था, 3 लेवल का जो 5th स्टेज है, उसमें आता है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी जो सामाजिक अनुबंध का जो स्टेज है इसमें, यानी किसी के जान बचाने के लिए हो या कोई अच्छा काम हो, नेक काम के लिए किसी नियम को तोड़ना पड़े तो बच्चे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें लर्निंग कैसा होना चाहिए, इज ए सिंपल प्रोसेस, इज ए सोशल प्रोसेस, कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ओनली थ्रू है तो इसका मतलब ये तो राइट नहीं होगा। इज कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स, एग्जाम के ऊपर भी आधारित होकर के जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं होता है। सिंपल प्रोसेस भी नहीं होगा, इसका क्या होगा, सोशल प्रोसेस होना चाहिए, यानी प्रोग्रेसिव लर्निंग जो है कैसा होना चाहिए, सामाजिक तरीके से यानी गणतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, यानी सोशल प्रोसेस के माध्यम से होना चाहिए। तो सही उत्तर इसका क्या है, नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट होवार्ड गार्डनर, यानी होवार्ड गार्डनर के अनुसार इसमें से कौन सा सही है, यानी गार्डनर के इंटेलिजेंस के अनुसार से, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, बताएगा कि इंटेलिजेंस मैंने कौन सा सही है, तो कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, इंटेलिजेंस को, बुद्धि को क्या है, पोषित या बढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है। इन बुद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बुद्धि को, जिस तरह से हम उसका एनवायरनमेंट दें उस तरह से बुद्धि भी उसका बढ़ता है। तो ईच इंडिविजुअल्स पोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ये सही है, यानी ईच इंडिविजुअल्स पोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी व्यक्तिक भिन्नता का नियम, यानी जितने भी बच्चे हैं सभी में क्या अलग अलग तरह का बुद्धि होता है, कोई तेज होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई जल्दी सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, नंबर 2, यानी ईच इंडिविजुअल्स पोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposed as the medium of instructions across the nation, जो NEP है, NEP जो ये 2020 का जो है NEP, बहुत सारे राज्यों में अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो आपने देखा होगा इसका थ्योरी भी आप लोग को WB टेट के लिए नहीं बताया गया, क्योंकि ये भी अभी वेस्ट बंगाल में लागू नहीं हुआ है, अभी तक तो जानकारी इसकी नहीं है इसीलिए। लेकिन सीटेट में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और पिछले साल से 1-2 साल से इसको शुरू किया गया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है NEP। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या करता है, तो किस लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो आपने देखा, जो पहले भी देखा यहाँ पर दिया है, जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मदर टंग या होम लैंग्वेज, तो किसी एक लैंग्वेज का जो सिफारिश कोई भी पॉलिसी नहीं करता है कि इसी लैंग्वेज में सारे भारत के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, भाषा है, धर्म है, जाति है, अलग अलग जगह पे, इसीलिए किसी एक लैंग्वेज में पूरे भारत को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है
कि जो मदर टंग में या होम लैंग्वेज जो वहाँ का जो लैंग्वेज है स्थानीय भाषा उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। और ऐसे भी कहा गया कि बच्चों को जो शिक्षा है मातृभाषा में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मातृभाषा को अच्छा ग्रहण कर पाता है, बच्चे समझ पाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मदर टंग या होम लैंग्वेज। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। तो जो फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है क्लासरूम में, तो ये किस तरह का दिखाता है, बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम या सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, यानी फ्लेक्सिबल सीटिंग को दिखाता है सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, जिसको हम गणतांत्रिक क्लासरूम कहते हैं या समावेशी कक्षा कहते हैं इसको। या टीचर सेंट्रिक भी नहीं होगा, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पेडागोगी वुड इनेबल अ टीचर टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंस एमॉन्ग लर्नर्स इन हर क्लास, यानी जो किस तरह का पेडागोगी का वो इस्तेमाल करेगा, पेडागोजी का जो टीचर है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस को समावेशित करने के लिए। तो स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म ऐसा नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड लागू नहीं कर सकता है। टोटली सेंटर अराउंड एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के लिए ही इस डिफरेंस को वो नहीं कर सकता। टोटली सेंटर अराउंड टेक्स्ट बुक के ही परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा नहीं कर सकता सिर्फ। इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, यानी जो प्रासंगिकता है उसको इसमें, इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 4, जो इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल में। नेक्स्ट है द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, यानी NEP का जो 2020 है उसके अनुसार इसका एम क्या है, यानी बच्चों में क्या होना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है। यानी NEP 2020 क्या कहता है, टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, ऐसा भी नहीं है। NEP ऐसा नहीं कहता है कि आपको जो रटंत विद्या है उसी को करना है, टेस्ट करना है। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ऐसा भी नहीं है। प्रजनन को मापना या रिकॉल करना, ये भी नहीं है NEP में। टू सपोर्ट चिल्ड्रेन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, NEP यही कहता है कि चिल्ड्रेन का जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, उसको मदद करना है, यानी किस तरह से वो लर्न कर पा रहा है या उसकी क्या सुविधा है, उसको क्या हेल्प चाहिए, इसी को NEP कहता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। नेक्स्ट है इंक्लूजन मीन्स, इंक्लूजन अर्थात समावेशी। समावेशी मीन्स क्या होता है, समावेशी का अर्थ हो गया यानी समावेशी कक्षा का जो डिफरेंट जो कल्चर के हैं, अलग अलग जाति धर्म के बच्चे हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, यानी जो कक्षा का माहौल है गणतांत्रिक होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं समावेशी कक्षा। यानी समावेशी का मीन्स हो गया एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स इज स्पीक ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, यानी जितना भी बच्चे हैं जो अलग अलग तरह के जो कल्चर से हैं या धर्म से हैं, जिसका भी सोशल आइडेंटिटी जो है उसको क्या करना है, मान लेना है, उसकी प्रशंसा करना है, तो हम इसको क्या कहते हैं। तो इसका पहला ही आंसर क्या है, सही है। इग्नोर तो करना नहीं है उसके, और प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोटिंग नहीं करना है, तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रैक्टिस ये भी नहीं करना, इंगेज इसको। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 1। नेक्स्ट है फॉर सक्सेसफुल इंक्लूशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर, यानी इसमें बताया गया फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग अलग कल्चर है, बैकग्राउंड है, उसके लिए तो टीचर को क्या करना है, अवॉइड करना है, यहाँ पे याद रखना है अवॉइड, यानी जो इसमें गलत आंसर होगा वही क्या होगा, सही होगा। तो अवॉइड क्या करना है, एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट्स, ये तो सही है, रिस्पेक्ट करना चाहिए प्रत्येक बच्चे को, ये क्वेश्चन का आंसर सही है। गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, यानी आप किसी एक ग्रुप के जो है डोमिनेंट ग्रुप है उसको आप प्रायोरिटी क्लास में नहीं दे सकते हैं। तो इसका अर्थ है ये सेंटेंस गलत है, बट ये क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी टीचर को इसी चीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी इन, यानी डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है ये किससे जुड़ा हुआ है, रीडिंग से, सिंगिंग से, थिंकिंग से या वॉकिंग से। तो डिसलेक्सिया जुड़ा हुआ है रीडिंग से, नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी जो गिफ्टेडनेस जो महत्वाकांक्षी स्टूडेंट्स जो है, प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिभाशाली छात्र जो है गिफ्टेड एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, तो सही है, यानी जो बहुत तेज छात्र होता है, तेज बुद्धि वाले प्रतिभाशाली छात्र तो क्या करते हैं, जो
कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी क्या करते हैं और सही तरीक़ा से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सीखते हैं, यानी इसका एक नंबर सही है। आर इनकैपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बिलो देयर एज लेवल्स, ऐसा नहीं, इनकैपेबल तो नहीं हो सकता है। हैव अ टेंडेंसी टू ऑप्ट फॉर सिंपल एंड ईजी टास्क, नहीं, उसको सिंपल और ईजी टास्क चाहिए ऐसा उसका टेंडेंसी नहीं होता है, क्योंकि जो इस तरह से प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उसको और ज़्यादा कठिन जो प्रश्न होता है उसको करने में उसको मज़ा आता है, कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लैक इनिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेबीज, ऐसा भी नहीं है, बेसिक्स ये नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1, एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट है अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इनिटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चंस, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, यानी जो किसी भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए क्या कर सकते हैं? सही, इनकरेज, इग्नोर, पनिश या रिस्ट्रेन। तो क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं या उसको पनिश भी नहीं करते हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? नंबर 1। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न कॉन्सेप्ट, यानी जो अभी अभी सीखा है जो बच्चा, इसमें से बोल रहा है जो फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, यानी क्या आपको नहीं करना है, जो छोड़ देना है अवॉइड, व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन रिसेंटली लर्न कॉन्सेप्ट, अभी अभी जो बच्चा सीखा है उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? एक्टिंग आउट द रिलेशंस बिटवीन वेरियस सब कॉन्सेप्ट, यानी अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर उसको एक्ट करना चाहिए, या क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो नया नया एग्जाम्पल्स है उससे रिलेटेड या थोड़ा उसके बाहर का जो एग्जाम्पल वो देना है। अप्लाई द एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, इसके साथ नया नया जो समस्या उसके साथ उसको जोड़ना है, जो जान रहा है उसको नई समस्या के साथ जोड़ कर दिखाना है। या राइटिंग ऑन बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द सेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इसमें से क्या है जो तीनों काम टीचर क्या कर सकता है? ये कर सकता है। तो ये काम जो है राइटिंग ऑन बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट्स कॉपी द सेम, यानी सिर्फ बोर्ड पे लिख दिया और बच्चों को कहा बिना समझे इसको उतार लो, ऐसा नहीं करना है, तो अवॉइड करना है। तो अवॉइड किसको करना है? इसी 4 नंबर को अवॉइड करना है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। स्टूडेंट्स फेल्यूर कैन बी मिनिमलाइज्ड, यानी जो स्टूडेंट्स फेल्यूर है, जो असफल हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग अ क्यूरिकुलम व्हिच इज, यानी किसको इम्प्लीमेंट कर, किसको लागू करके हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो किस तरह का क्यूरिकुलम को? कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, या है हाईली चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के यदि कनेक्ट करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादा उसमें रुचि लेंगे, यानी उसके आसपास जो देख रहा है, उसको समाज को जो देख रहा है तो उसको सीख रहा है, उसके बारे में उसको नॉलेज ज़्यादा है, इससे यदि हम कनेक्ट करते हैं तो ये सही है। हाईली चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स, हाईली चैलेंजिंग होगा तो फेल्यूर कमेगा नहीं और बढ़ेगा। इरेलीवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, ये भी नहीं होगा। मूविंग फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल, अब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल नहीं, सिंपल टू अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था। इसका सही उत्तर क्या होगा? कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तब क्या हो सकता है जो ये फेल्यूर जो है बच्चों में जो असफलता की भावना है या असफल हो, ये क्या हो जाएगा? मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट है फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, यानी अर्थपूर्ण जो सीखना है इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? तो डेवलप कॉम्पिटिटिव कल्चर इन द क्लासरूम। आप कॉम्पिटिटिव कल्चर को क्लासरूम में नहीं करते, कहीं भी होगा तो गलत है, यानी कंपटीशन है, बच्चों में कंपटीशन नहीं करवाना है। इससे क्या होता है? गलत अवधारणा बच्चों में फैलता है, यानी कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, तो बच्चे हीनता के शिकार हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव कल्चर नहीं लाना है। गिव स्पेस टू चिल्ड्रेंस व्यू एंड एक्सपीरियंस, ये बात सही है, यानी बच्चे का जो सोच है उसके लिए हमें समय देना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा, क्या सोच रहा है, उसका व्यू क्या है, उसको जगह देना चाहिए, यानी उसके समय कि वो ठीक से उसको रियलाइज़ कर सके, ठीक से एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? नंबर 2। या प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चंक्स, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो उससे सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है उसको तो देना ही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। नेक्स्ट है Which of the following should be avoided by a teacher while teaching a new concept to students, यानी टीचर को क्या करना है यहाँ पे? अवॉइड करना, यानी जो इसमें से सही नहीं लग रहा है वही इसका उत्तर होगा। एक टीचर को क्या अवॉइड करना है? न्यू कॉन्सेप्ट जब बता रहे हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट जब बच्चों को बता रहे हैं तो उसे क्या
अवॉइड करना चाहिए। आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट अमॉन्ग गिवन एग्जाम्पल्स, यानी जो एग्जाम्पल्स दिया उसमें से खोजना कि खोजो इसमें से क्या निकलता है, ऐसा कर सकते हैं। प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी ऐसा भी वो कर सकते हैं, यानी आपने बताया एक नया आइडिया दिया, इससे जो और भी अलग अलग जो एग्जाम्पल है वो भी दे सकते हैं। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपल वंस, तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जो प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स यानी बच्चे को आप नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पहले ही आप जटिल चीज़ बता देंगे, उसके बाद सिंपल की तरफ आएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने में या समझने में असुविधा बोध करेंगे, यानी सीखना उसको नहीं चाहेंगे। तो ये चीज़ उसको नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ बताना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। तो ये आपका गलत आंसर है। रिलेट द न्यू कंटेंट विद प्रीवियस नॉलेज, यानी पहले के नॉलेज से उसको जोड़ना, ये भी सही है। तो इसका मतलब 3 सही है और ये गलत है, यही आपका क्या है, सही है। नंबर 3 जो है सही है। इस चीज़ से टीचर को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प हर, बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग। तो आंसर जब दे रहा है क्वेश्चन और रिकॉल यानी पहले जो उसने कर लिया है उसके ऊपर आप उसको याद करके, यानी सोच करके फिर से उसका उत्तर दे रहा है, यानी आपने पहले कुछ याद कर लिया, अब उसको आंसर देना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। थिंकिंग एंड थिंकिंग, सोच के ऊपर सोच करना है। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प हर, तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा मेथड आ रहा है, डिलेड इमिटेशंस, ये नहीं है ईगोसेंट्रिज्म, इसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। इसे क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निशन। जब क्या करते हैं, उसको रिकॉल करके आंसर देते हैं, यानी सोच के ऊपर सोच, यानी और सोचते जाते हैं। तो सही उत्तर होगा नंबर 3। स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप ऑफ अचीविंग गोल इज कॉल्ड, यानी एक के बाद एक जो है धीरे धीरे एक गोल की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, हेरिस्टिक्स, मीन्स एंड एनालिसिस। इसको हम लोग मीन्स एंड एनालिसिस कहते हैं, जब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप किसी को जो प्राप्ति होती रहती है उसके गोल की। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3। मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर, यानी बच्चों में जो मिसकंसेप्शंस पैदा होती हैं, गलत धारणाएं आ जाती हैं, जो गलत समझ लेते हैं, तो इसके किसके कारण होता है, एक्सट्रीमली फ्लॉड एंड इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, इसके कारण नहीं होता है। यदि एक्सट्रीमली फ्लॉड है और इरेशनल थिंकिंग है, हायर ऑर्डर इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ नहीं, यदि हायर ऑर्डर है और इमोशनल भी है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसमें पहले से है, तो वो मिसकंसेप्शन उत्पन्न नहीं होगा। नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हो सकता है, जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी इंट्यूटिव जो होता है इसमें, नेटिव इंट्यूटिव, जो किसी भी चीज़ के बारे में विदाउट प्रूफ या लॉजिक के बिना यदि किसी को नॉलेज मिल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। तो इसके कारण जब किसी प्रूफ के बिना या किसी जानकारी के बिना कोई नॉलेज ले लिया, तब क्या होगा, उसमें जो भावना है वो क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शंस उसमें आ जाएगा नॉलेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी इसमें से क्या है जो प्राइड, यानी बच्चे जो करते हैं उसको गर्व महसूस होगा। तो व्हेन फेल्यूर इज सीन एज कॉज बाय वन सेल्फ, तो ऐसा नहीं, जब फेल्यूर होगा अपने कारण, यदि कोई फेल्यूर होता है तो उसमें गर्व महसूस करने वाली कोई बात नहीं, तो और दुखी होगा, सैड होगा। तो व्हेन फेल्यूर इज सीन, फिर फेल्यूर है, फेल्यूर अपने कारण या किसी के कारण कोई गर्व महसूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद है व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज बाय वन सेल्फ, हाँ, जब सक्सेस इज सीन कॉज बाय वन सेल्फ, और दूसरा है सक्सेस सीन कॉज्ड बाय अदर्स। तो गर्व कब महसूस होता है, जब आप कुछ कर रहे हैं अपने कारण, अपने आप किया और काम सक्सेसफुल हो गया, तो उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती है। हाँ, ऐसा भी है, दूसरा कोई बताए फिर भी सक्सेस हुआ, थोड़ी खुशी होगा, लेकिन जब अपने आप कोई काम कर रहे हैं अपने कारण आपके, और आपको सक्सेस मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा गर्वित महसूस करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो कौन सा एग्जाम्पल है, आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड देन, मतलब आपके जो खुद का जो मोटिवेशन है उत्पन्न होगा। तो मोटिवेशन आपके अंदर उत्पन्न कैसे होता है, आप क्या करेंगे, तो कैसे
उसे है आई शुड स्टडी बिकॉज, यदि कोई सोचता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। दूसरा ऑप्शन है आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय टीचर, यानी इस तरह से क्या मोटिवेशन आता है कि हमें ये पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो टीचर क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। और आजकल तो स्कूल में पनिशमेंट वैसे भी नहीं है, तो बच्चे तो पहले से जानते हैं हमको पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं। इसके बाद है आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन, या क्या इसमें ऐसा भावना है कि हमें कंपटीशन में फर्स्ट आना है, इसलिए हमको इस चीज़ को पढ़ना है, इस चीज़ को समझना है। या आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पीयर्स, या क्या करना है जो अपने सगे संबंधी हैं या जो पीयर्स यानी जो उसके दोस्त हैं उसके ऊपर क्या करना है, डोमिनेंस दिखाना कि देखो मैं इतना ज़्यादा जानता हूँ। तो जो मोटिवेशन उत्पन्न होता है वो होता है पहला जो कारण है नंबर 1, आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी इंस्टिंक्टिव जो मोटिवेशन है वो उत्पन्न होगा इसके कारण, यानी खुद मुझको पढ़ना है, मुझको समझना है, मुझको जानना है इसके बारे में, इसलिए। नेक्स्ट है जो डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूट एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। तो इसमें दिखा गया कि डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चों का जो वृद्धि है, फिजिकल वृद्धि यानी वृद्धि जिसको कहते हैं बाहरी विकास जो है वृद्धि, इसलिए क्या होता है, कौन सा कारक है, एट्रीब्यूट एंटायरली टू देयर जेनेटिक, यानी एंटायरली पूरा तरह से क्या है, जेनेटिक है। यानी ये तो ऐसा गलत है क्योंकि बच्चे का जो वृद्धि है सिर्फ जेनेटिक रीजन से ही क्या होता है, नहीं अवरुद्ध होता है। बहुत सारे कारण से बच्चों का जो वृद्धि है रुक सकता है। यदि मान लीजिए उसको अच्छा से पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक से खा पी नहीं रहा है, तो भी उसका वृद्धि रुक सकता है। यदि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक से खेल नहीं रहा है, खेलने नहीं जा रहा है, या फील्ड वाला खेल नहीं खेल रहा है, सिर्फ घर में ही खेल रहा है, तो शारीरिक खेल नहीं कर रहा, तो भी उसका वृद्धि रुक सकता है। ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो भी वृद्धि उसका रुक सकता है। तो कई सारे कारण हैं, सिर्फ जेनेटिक इसका कारण नहीं है। तो आपका नंबर 1 क्या है, गलत है। तो डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूट एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप्स। दूसरा क्या है, हेरिडिटरी फैक्टर्स आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी जो इसका जो हेरिडिटरी फैक्टर्स है, फिर वही है जो आनुवंशिकता जो है, सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ये भी गलत है। ये सिर्फ इसी पर डिपेंड, ऐसा नहीं है। तो आपका दोनों ही क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी नंबर 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। तो आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, एमसीक्यू था जो प्रीवियस ईयर का था। इस तरह से आपको कई सारे सेट प्रदान किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाएँ कि किस तरह के प्रश्न आता है, और इससे आप नॉलेज ले सकेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।